साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 और इसके जो आने वाले चैप्टर है जितने भी चैप्टर है वो सारे मैं प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है सूक्ष्म जीव। तो देखो क्या होते हैं सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव जिनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि ये ऐसे जीव होते हैं जैसे आपके घर में मक्खी होती है, तो मक्खी तो आपको उड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन हमारे चारों ओर ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए, अगर हमें उनको देखना है तो उसके लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार का होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी जिसे भी सूक्ष्म जीव को हमें देखना है उसकी कांच की स्लाइड को हमें यहाँ रखते हैं, उसको यहाँ रखते हैं, और ऊपर से हम आँख के द्वारा जब इसमें देखते हैं तो वो जीव हमें दिखाई देता है। और वो जीव कैसा दिखाई देता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि जैसे मान लो ये एक सूक्ष्म जीव है और हमने इसको किसके द्वारा देखा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखा। तो जैसे ही हम इसको देखेंगे तो ये जीव जो छोटा था वो जूम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हमें उसके अंदर एक सूक्ष्म जीव दिखाई देगा। जैसे आपकी किताब में यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव दिए हुए हैं, तो जब इनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं उसके अंदर हमें। तो देखो ये जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे जीव है ये सब सूक्ष्म जीव है। इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं ना। तो ये देखो ये एक सूक्ष्म जीव है ना, जिसका आकार ऐसा है। कुछ इस प्रकार के सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। ये पूरा एक जीव है ना। कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो ये सारे जीव जो होते हैं वो हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देते हैं। इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और हमारे चारों ओर ये सूक्ष्म जीव हमें दिखाई, मतलब ये हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं। अगला पॉइंट है जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक। यानी कि जो आपके घर में ब्रेड पड़ी होती है वो बहुत दिनों तक अगर नमी में पड़ी रहे तो उसके ऊपर देखो वाइट वाइट दाग हो जाते हैं। अब उन वाइट दागों को हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शी में तो ऐसे सूक्ष्म जीव हमें दिखाई देंगे। लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीव हमें उसमें दिखाई देंगे, और वो क्या होते हैं, कवक होते हैं। अगला पॉइंट है सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी जितने भी सूक्ष्म जीव हमारे ब्रह्मांड में हैं उनको हमने कितने वर्गों में बांटा है, 4 वर्गों में बांटा है। और वो कौन कौन है, तो पहला है जीवाणु। यानी जीवाणु में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, जीवाणु प्रकार की कैटेगरी है। दूसरे हैं कवक, इसको हम फंजाई भी बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है फंजाई, ठीक है, हिंदी में कवक बोलेंगे। तीसरे हैं प्रोटोजोआ और चौथे हैं शैवाल, है ना। तो 4 प्रकार की कैटेगरी में हमने इनको बांट दिया। होते कितने हैं, होते लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें से कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ कवक होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, है ना। तो अगर आपको एग्जाम में पूछें सूक्ष्म जीव कितने वर्गों में बांटे गए हैं तो सूक्ष्म जीवों को हमने 4 वर्गों में बांटा है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। फिर देखो अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। यह केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। अब इसका मतलब समझना, यानी यहाँ पर एक छोटा जीव विषाणु है ना, एक विषाणु जीव और आया है, लेकिन इसको हम सूक्ष्म जीव के जो ये वर्ग है इसकी श्रेणी में इसको नहीं रखते हैं। और ये भी इतना छोटा होता है कि ये इसको भी हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन इसको इन 4 श्रेणियों में क्यों नहीं रखा, तो इसका कारण है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये अलग टाइप के होते हैं। यानी ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी का मतलब क्या होता है, जैसे मनुष्य है ना, मनुष्य एक परपोषी जीव है। और ये जो विषाणु होता है, जैसे मान लो ये मैंने एक विषाणु लिया, अब ये जो वायु में खुला छोड़ा हुआ है तो ये वायु में खुला हुआ मरे हुए के समान है। यानी यहाँ पर वायु में ये निर्जीव की तरह काम करेगा, यानी इसमें बिल्कुल कोई जीव नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगा, मनुष्य के मुंह के द्वारा उसके पेट में चला गया,
तो फिर क्या होगा, ये गुणन करने लगेगा। गुणन करने का मतलब है कि अपने बच्चे पैदा करने लगेगा। पहले 2 बच्चे, फिर 4 बच्चे, फिर 8 बच्चे, फिर 16 बच्चे, 32 बच्चे, लाख बच्चे, करोड़ बच्चे, बहुत सारे असंख्य प्रकार से वो क्या करेगा, गुणन करेगा। और हमारे शरीर में ये विषाणु फैलते जाएंगे, इतने फैलते जाएंगे कि मनुष्य बीमार हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है ना। तो ये वायु में तो एक था, लेकिन जैसे ही मनुष्य के शरीर के अंदर गया तो ये बहुत सारा हो गया, है ना। तो ये अलग टाइप का जो है इसका काम है, इसीलिए इसको हम अलग प्रकार का सूक्ष्म जीव कहते हैं, है ना। लेकिन जो ये ऊपर जो 4 सूक्ष्म जीव दिए हैं, ये वायु में भी गुणन कर सकते हैं और शरीर के अंदर जाने के बाद भी गुणन कर सकते हैं। यानी इसकी प्रकृति और इसकी प्रकृति दोनों अलग अलग प्रकार की है, इसीलिए विषाणु को अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, जीवाणु पौधों या जंतु कोशिका सभी में गुणन करते हैं। यानी कि कुल मिला के ये जो जीव होते हैं वो वायु और शरीर में जाने के बाद गुणन करते हैं, लेकिन ये केवल जो है शरीर में जाने के बाद ही गुणन करते हैं। अब देखो जो अगला पॉइंट है उसमें मैंने एक टेबल बनाई है। यहाँ पर मैंने कुछ सूक्ष्म जीव लिए हैं और कुछ उनके नाम लिए हैं। यानी जीवाणु जो होते हैं उसके नाम है स्पाइरल और छड़नुमा जीवाणु। प्रोटोजोआ जो होता है वो अमीबा और पेरिमेशियम इनके नाम हैं। कवक है राइजोपस और पेनिसिलियम। सेवाल है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में लिखना है और आप जहाँ पर सोते हो वहाँ पर इसको चिपका देना है, ताकि रोज़ आप इसको देखोगे तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे। कम से कम जीवाणु के 2 नाम याद हो, प्रोटोजोआ के 2 नाम याद हो, कवक के 2 नाम याद हो और शैवाल के 2 छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के नाम याद हो। यहाँ पर मैंने इनका विवरण दिया है। जैसे ये जो जीवाणु होते हैं वो यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी उसमें केवल एक कोशिका होती है ना। फिर ये प्रोटोजोआ है, ये पर क्या है, हाँ अच्छा, जीवाणु क्या करते हैं, तो ये टाइफाइड तथा टीबी रोग फैलाते हैं। ये जो यहाँ स्पाइरल और छड़नुमा जीवाणु हैं, इनसे आपको क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है और टीबी रोग हो सकता है। फिर विवरण में प्रोटोजोआ यह एक कोशिकीय जीव है, यानी यह भी एक कोशिकीय जीव होता है और इनसे हमें अतिसार या मलेरिया रोग हो सकता है। कवक बहुकोशिकीय जीव है और शैवाल भी बहुकोशिकीय जीव है। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें याद रखना है, कम से कम इनके 2 नाम याद रखने हैं। अब देखो अगला पॉइंट है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। यानी ये जो छोटे छोटे जीव है जो हमें दिखाई नहीं देते वो कहाँ रहते हैं। तो यहाँ लिखा है सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं। आप किसी भी कोने में चले जाओ, आपको असंख्य करोड़ों अरबों खरबों मात्रा में क्या मिलेंगे, सूक्ष्म जीव मिलेंगे। बर्फीली जगह, उष्ण जगह, मरुस्थल या दलदल, सभी जगह सूक्ष्म जीव रहते हैं। अगला पॉइंट है मित्रवत सूक्ष्म जीव। यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनमें कुछ जीवों से हमें फायदा होता है और कुछ जीवों से हमें नुकसान होता है। यानी सूक्ष्म जीवों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव है उसमें से कुछ जीवों से हमें लाभ होगा, है ना, और कुछ सूक्ष्म जीवों से हमें हानियाँ होगी। तो जिनसे लाभ होगा उसको हम मित्रवत सूक्ष्म जीव कहेंगे और जिनसे हमें हानियाँ होगी उसे हम शत्रुवत सूक्ष्म जीव कहेंगे। ठीक है। तो देखो मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। इनका उपयोग निम्न कार्यों में होता है। यानी लाभदायक कौन कौन से लाभदायक कामों में होता है, तो देखो दही, ब्रेड तथा केक बनाने में, एल्कोहल निर्माण में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, औषधि निर्माण में, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में। ये सारी चीज़ें हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछे तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक है। तो कम से कम आपको ये 5 लाभ याद रखने हैं। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर दही, ब्रेड और केक बनाने में जो ये उपयोग करते हैं उसको हम विस्तार से समझेंगे। तो देखो दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में बदल देते हैं। यानी ये लैक्टोबैसिलस एक सूक्ष्म जीव है और ये कौन सा जीव है, एक जीवाणु प्रकार का जीव है जो क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। अब कैसे बदलता है, तो आपकी जो बुक है उसमें ये विस्तार से समझाया है। कैसे समझाया है कि घर में जब आप दूध को, है ना, गर्म करते हो और फिर ठंडा करते हो और इसको जब आप एक बर्तन के अंदर भर देते हो, है ना, फिर आप दूध को इस बर्तन में भरने के बाद
2 बूंदे या 4 बूंदे दही की इसके अंदर डालते हो, है ना, 4 बूंदे दही की इसके अंदर डालते हो, तो दही में क्या होता है, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। ठीक है, जैसे ही ये दूध के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, गुणन करते हैं। गुणन का मतलब बच्चे पैदा करते हैं। तो रात भर ये दूध जो होता है, इसमें ये 4 बूंदे दही की जाने पर ये लैक्टोबैसिलस गुणन करके अपने इतने बच्चे पैदा कर देता है कि वो दूध जम जाता है। तो दूध जो जम जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, दही कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है यीस्ट यानी खमीर। ये जो यीस्ट है इसको हम खमीर बोलते हैं। एक प्रकार का कवक है जो खाद्य पदार्थों को फुला देता है। यानी ये जो यीस्ट है आपके घर में भी पड़ा होगा। जैसे आपकी मम्मी इडली बनाती है, तो इडली बनाने के लिए आप कभी भी देखना उसमें थोड़ा सा पाउडर डालती है, और वो जो पाउडर होता है वो यीस्ट का पाउडर होता है, और जिससे हमारी इडली क्या होती है, फूल जाती है ना। और इसे हम खमीर भी बोलते हैं। और ये क्या है, एक प्रकार का कवक है, यानी ये हमारा सूक्ष्म जीव हो गया। और ये कौन सा वर्ग है, कवक प्रकार का वर्ग है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है देखो। बैंकिंग उद्योग यानी कि बेकरी की जो दुकानें होती है उसको हम बैंकिंग उद्योग बोलते हैं। तो बैंकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग कर ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाए जाते हैं। यानी कि हम ये यीस्ट यानी खमीर उसके अंदर डालते हैं तो ब्रेड फूल जाती है, पेस्ट्री फूलता है, केक फूलता है, ये सब फूल जाते हैं। यानी कि इनका उपयोग हमें फूलाने के लिए किया जाता है। और ये कैसे फूलते हैं, तो यहाँ पर देखो नीचे मैंने लिखा है, जब मैदे में चुटकी भर यीस्ट यानी यीस्ट का मतलब सूक्ष्म जीव है ना, डालकर उसे गूंथ लेते हैं, तब यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के बाद CO2 छोड़ते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने मैदा लिया, ठीक है। इस मैदे के अंदर मैंने चुटकी भर मतलब थोड़ी सी मात्रा में क्या डाल दिया, यीस्ट पाउडर डाल दिया। किस में डाल दिया, मैदे में डाल दिया। फिर इस मैदे में मैंने पानी डालकर इसको गूंथ लिया। जैसे आटा गूंथा जाता है वैसे इसको मैंने गूंथ लिया। तो गूंथने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब मैंने क्या करा, इसको एक पात्र में रखकर इसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। थोड़ी देर बाद में मैं देखता हूँ कि ये जो आटा है ये बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। ठीक है, अब ये फूलने का कारण क्या है, तो ये जो यीस्ट हमने इसके अंदर मिलाया है ये क्या करता है, गुणन करता है। गुणन या फिर इसको हम जनन भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जनन करता है जिसके कारण एक गैस मुक्त होती है। उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये CO2 के बुलबुले क्या करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तो जब ये आटे में से ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो वो आटा फूल जाता है, यानी कि उस आटे में जगह जगह खाली हो जाती है। तो वो खाली जगह होने के कारण, ब्रेड में देखा आपने, ब्रेड में छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना। तो वो छेद क्यों हुए, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश करता है, उसके कारण उसमें छेद हो जाते हैं और उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी कि वो फूल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब देखो अगला पॉइंट है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य में उपयोग, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हम कैसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तो देखो अल्कोहल ये आपको मेडिकल में मिल जाएगा, शराब की दुकान में मिल जाएगा, एसिटिक अम्ल ये आपको किसी भी बेकरी की दुकान में मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको बनानी है तो ये बड़ी मात्रा में हम फैक्ट्रियों में बना सकते हैं, लेकिन किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से। यानी यहाँ पर भी ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है। तो देखो यहाँ नीचे लिखा है, जौ, गेहूँ, चावल, फलों के रस आदि में शर्करा होती है। जब इनमें यीस्ट मिलाते हैं तब किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। ये किण्वन प्रक्रिया अभी मैंने बताई, जैसे मैंने मैदे के आटे में थोड़ा सा यीस्ट डाला, उसमें CO2 निकली, तो इसी प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। और किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल या शराब बना सकते हैं। और ये किससे बनाते हैं, जौ, गेहूँ, चावल, फलों का रस आदि से हम शराब बनाते हैं। फिर देखो यहाँ मैंने किण्वन के बारे में भी लिखा है, क्या होता है देखो, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं उसे हम किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया में
ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े कार्बनिक यौगिक होते हैं वो टूट जाते हैं और वो सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग, यानी कि औषधि, हम जो जब बीमार होते हैं गोली दवाई खाते हैं उसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। देखो कितने लाभदायक है। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें जीवाणु तथा कवक से अनेक प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है। जीवाणु सूक्ष्म जीव है, कवक भी सूक्ष्म जीव है, और इसमें अनेक लाखों हजारों करोड़ों छोटे छोटे जीव है। तो उसमें से कुछ जीवाणु होंगे, कुछ कवक होंगे, और इन सभी का प्रयोग किस में होता है, औषधि निर्माण में होता है। अब सबसे पहले देखो ये प्रतिजैविक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये नाम आपके जहां आप सोते हो वहां पर इनको चिपका देना, रोज पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। अब देखो ये प्रतिजैविक क्या होता है। प्रतिजैविक जो होता है एक प्रकार की औषधि होती है, और ये जो औषधि होती है, टैबलेट होती है, वो जीवाणु या फिर हम किससे बनाते हैं, कवक से बनाते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाते हैं। अब क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है मनुष्य का, ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो भी बीमारियां होती है वो भी सूक्ष्म जीवों से ही होती है ना। तो उन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम प्रतिजैविक की गोलियां खाते हैं। ये प्रतिजैविक क्या करती है, इन बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देती है, या जो वो गुणन कर रहे हैं, अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उनके बच्चे पैदा करने को वो रोक देती है, यानी उनकी वृद्धि को रोक देती है। कौन, प्रतिजैविक। ठीक है, तो ये होती है प्रतिजैविक, और इनके नाम मैंने 3 नाम नीचे लिखे हैं, वो आपको याद करने हैं। अब सावधानियां, क्या सावधानियां हैं प्रतिजैविक अगर हम लेते हैं तो हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। दवाइयों का पूरा कोर्स करना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल की दुकान पर जाकर गोलियां खरीदो और अपनी मर्जी से खा लो। नहीं, आपको डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयाँ खानी है। दूसरा पॉइंट है, आवश्यकता होने पर ही इन दवाइयों को लेना चाहिए, अन्यथा ये भविष्य में कम प्रभावी होती है। यानी कि आपको हल्की सी सर्दी खांसी हो गई, आप डॉक्टर के पास चले गए और वहाँ से दवाई गोली लेके खाने लग गए, तो ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा आप लगातार करोगे तो उसका प्रभाव एक दिन खत्म हो जाएगा, वो कम प्रभावी हो जाएगी, है ना। तो जब आवश्यकता हो कि नहीं अब तो मैं रह ही नहीं सकता, इतना तेज और इतना खतरनाक बुखार आ चुका है, तब ही आपको इन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। तीसरा है, अनावश्यक रूप से इन दवाइयों के सेवन से लाभकारी जीवाणु मर सकते हैं। तो देखो हमारे शरीर में भी कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, और अगर फालतू में आप इन प्रतिजैविक को खाओगे तो जो लाभकारी जीवाणु है वो भी समाप्त हो जाएंगे, जिससे हमारे शरीर को नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो ये टैबलेट यानी कि ये प्रतिजैविक आपको कब खानी है, जब आप बहुत तेज बीमार हो, आप नहीं रह सकते हो, और आप डॉक्टर की सलाह पर इसको खा सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद यानी कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई थी। यानी फफूंद एक प्रकार का कवक है, ये सूक्ष्म जीव है, और इससे क्या बनाई थी, पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई थी। सर्वप्रथम किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है वैक्सीन। इसका नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि जब कोरोना आया था तब भर भर के सबको वैक्सीन दी जाती थी, है ना, एक एक नहीं, दो दो वैक्सीन दी जाती थी। तो ये वैक्सीन या टीका, इसको हम टीका भी बोलते हैं, ये क्या चीज होती है उसको समझो। रोग कारक मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करवाया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा बनी रहती है। इसी मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को टीका कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है रोग कारक मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करवाना वैक्सीन कहलाता है।
यहाँ पर है रोग कारक, यानी जिनसे रोग फैलते हैं। और कैसे रोग कारक? मरे हुए या फिर निष्क्रिय, यानी कि जिसकी सक्रियता खत्म हो चुकी है। अब इसको समझना, वैक्सीन क्या होती है। देखो, जैसे मान लो ये एक विषाणु है या फिर कोई भी सूक्ष्म जीव है जो इतना खतरनाक है जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। किसी को छींक हुई तो दूसरा व्यक्ति उसके पास खड़ा है तो विषाणु यानी वायरस उसके शरीर में भी चला गया, वो भी बीमार हो गया। ऐसे करके हजारों लाखों लोग बीमार हो गए। तो अब उसका क्या इलाज हो सकता है? तो उसका एक ही इलाज है कि उसको वैक्सीन दो। अब वैक्सीन कैसे बनती है? तो जिसके कारण बीमारी फैल रही है, यहाँ पर क्या लिखा है? रोग कारक, यानी जिसके कारण रोग हो रहा है उसी सूक्ष्म जीव को पकड़ो। तो उसी सूक्ष्म जीव को हमने पकड़ दिया, फिर क्या करा? उसको या तो मार दिया यानी मृत कर दिया, या फिर उसके प्रभाव को हमने क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया। यानी अब जैसे किसी व्यक्ति को हमने 15-20 दिन खाना नहीं खिलाया तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता, वो बिस्तर पर पड़ा रहेगा। तो वो इसी प्रकार उसी सूक्ष्म जीव को हमने क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया। ठीक है, या तो मार दिया या निष्क्रिय कर दिया। फिर इस मरे हुए और निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को हमने क्या करा? हमने उसको इंजेक्शन में भरकर शरीर के अंदर डाला। तो जैसे ही हम उसके शरीर के अंदर डालेंगे, किसी भी मनुष्य के शरीर के अंदर डालेंगे, तो हमारे शरीर में बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, और वो कोशिकाएं जो होती है वो बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है, यानी वो भी बीमारियों से लड़ती है। आप जानते हो जब भी आप बीमार होते हो तो कुछ दिन बाद आप ठीक हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपके शरीर में ऐसी कोशिकाएं होती है जो उस बीमारी को खत्म कर देती हैं। तो क्या करेंगे? जब मृत और निष्क्रिय यानी हम सूक्ष्म जीव यानी बीमारी शरीर के अंदर डालेंगे तो हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं वो उसको लड़ने की कोशिश करेगी, और वो आसानी से लड़ सकती है क्योंकि वो तो मरा हुआ है, निष्क्रिय है, तो उसको आसानी से खत्म कर सकता है। तो वो कोशिकाएं उस सूक्ष्म जीव को खत्म करेगी। जब वो उसको खत्म करेगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इस प्रकार का सूक्ष्म जीव है और हमें उससे कैसे लड़ना है। तो उसको कैसे लड़ना है वो चीज़ उसको समझ में आ गई। तो जैसे ही उसको उस कोशिका को समझ में आ गई तो हमारा शरीर अब ऐसे सूक्ष्म जीव जब भी शरीर के अंदर आएंगे तो उसको लड़ने की एक प्रोग्राम जो है हमारे शरीर के अंदर बन चुका है। समझ में आ गया ना? तो वैक्सीन क्या होती है? बीमारी को ही हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है और उस बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो हमारे शरीर में बन जाती है। इसलिए वैक्सीन से हमें फायदा हो जाता है। तो वैक्सीन क्या होती है वो समझ में आ गया। अब आगे पॉइंट देखो। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने 1798 चेचक का टीका बनाया था। हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस आदि अनेक बीमारियां वैक्सीन से रोकी जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। तो यहाँ लिखा है मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जाएगा 6 नंबर का सवाल। तो इसमें क्या करना है? देखो, हमारा जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, जो भी फसल उगाते हैं किसान, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और ये जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे वायुमंडल में 78% होती है। लेकिन इस नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधे सीधे नहीं कर सकते, है ना। तो फिर ये नाइट्रोजन पेड़ पौधों को कैसे मिलेगी? क्योंकि नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो पौधा वृद्धि नहीं करेगा, पौधे का विकास नहीं होगा। तो नाइट्रोजन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब नाइट्रोजन इसको कैसे मिलेगी? तो देखो, यहाँ पर पेड़ के नीचे जो जड़ें होती है ना, और यहाँ पर क्या होती है? मिट्टी। तो मिट्टी में क्या होता है? कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं। जो ये मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वायु में उपस्थित इस नाइट्रोजन को खाते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं। और जब वो कुछ खाएंगे तो कुछ छोड़ेंगे भी। तो जो वो चीज़ छोड़ते हैं उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन यौगिक होता है। तो ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में मिल जाता है, और नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में मिलकर वो जड़ों द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? पेड़ में पहुँच जाता है, पेड़ के सभी हिस्सों में पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन यौगिक नाइट्रोजन में बदल जाता है और पेड़ पौधों को आराम से मिल जाता है।
बात समझ में आ गई। यानी नाइट्रोजन सीधा पेड़ पौधा ग्रहण नहीं करता, वो किसकी सहायता से ग्रहण करता है? सूक्ष्म जीवों की सहायता से ग्रहण करता है, और इस प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है राइजोबियम फलियों की गांठों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो राइजोबियम जीवाणु है वो आपको याद रखना है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये फलियों की गांठों में पाया जाता है ना, फलियों की गांठों में, जड़ों में पाया जाता है। अब देखो अगला पॉइंट है हानिकारक सूक्ष्म जीव। यानी अभी हमने पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। तो जितने भी लाभदायक होते हैं वो सारे हमने पढ़ लिए हैं, जैसे ब्रेड बनाना, केक बनाना, शराब बनाना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, है ना, वैक्सीन बनाना, प्रतिजैविक बनाना। तो ये सारे लाभदायक चीज़ें हमने सूक्ष्म जीवों की पढ़ ली। अब हम इससे क्या हानियाँ होती है ना, वो पढ़ेंगे। तो देखो हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या है? वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतुओं तथा पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जिनसे हमें फायदा नहीं होता है, उनसे हमें रोग फैलता है, रोग बनता है, तो उन सभी सूक्ष्म जीवों को हम हानिकारक सूक्ष्म जीव कहेंगे। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं। ये परिभाषा आपको याद करनी है। जिनसे रोग उत्पन्न होता है उन सभी सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। अगला पॉइंट है संचरणीय रोग। अब ये कैसा रोग है? देखो, किसी संक्रमित व्यक्ति से रोग जब वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है तो इसे संचरणीय रोग कहते हैं। यानी कि मान लो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बीमारी हुई है, तो उसे हम कहेंगे संक्रमित व्यक्ति, ठीक है। अब वो जब छींकेगा तो वायु के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर वो सूक्ष्म जीव चला जाएगा। वायु से जा सकता है, जल से जा सकता है, भोजन या फिर कायिक संपर्क, यानी कि अगर मैं उससे हाथ मिलाता हूँ, जैसे उसको छींक हो गई, अब वो छींक कहाँ आ गई? हाथों में, और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको हाथ लगा दिया तो उसको बोलेंगे कायिक संपर्क, यानी शरीर का संपर्क। तो किसी भी माध्यम से जब किसी बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी फैलती है तो उस प्रकार के रोगों को हम संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था, तो वो कैसा रोग है? संचरणीय रोग है ना। ऐसे कौन कौन से रोग है? देखो, हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स आदि सभी क्या है? संचरणीय रोग है। कभी आप देखते होंगे किसी एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है तो दूसरे दिन उसी घर में दूसरे सदस्य को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये संचरणीय रोग होते हैं, इसलिए होता है। अगला पॉइंट है रोग वाहक। अब देखो रोग वाहक क्या होता है? वे जीव जो रोगाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। देखो रोग वाहक क्या होता है? जैसे अभी तो हमने पढ़ा रोगाणु, रोगाणु यानी कि जिससे हमें बीमारी फैलती है। मान लो ये एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। अब ये रोगाणु तो पड़ा है, लेकिन पड़ा पड़ा तो कोई बीमार होगा नहीं, है ना। तो ये रोगाणु यानी सूक्ष्म जीव एक जगह से कहाँ पहुँच जाता है? दूसरी जगह पर पहुँच जाता है। अब वो दूसरी जगह पर कैसे पहुँचा? तो उसको ले जाने वाला क्या कहलाता है? रोगवाहक कहलाता है, ठीक है। उसको कौन ले जा रहा है? उसी को हम रोगवाहक कहेंगे। तो वे जीव जो रोगाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उसे हम रोगवाहक कहते हैं। जैसे घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी कैसे? जैसे मान लीजिए कीचड़ है, तो कीचड़ में मक्खियाँ भिन भिन आ रही है, तो कीचड़ में क्या है? हानिकारक सूक्ष्म जीव है। तो वो क्या करेंगे? हानिकारक सूक्ष्म जीव उस जब मक्खी कीचड़ में बैठती है तो ये जो मक्खी के पैर होते हैं उसमें वो सूक्ष्म जीव चिपक जाते हैं। फिर मक्खी उड़कर कहाँ चली जाती है? हमारे भोजन पर आ जाती है, फल फ्रूट पर आ जाती है, सब्जी पर आ जाती है, रोटी पर आ जाती है। तो वो रोटी पर जब बैठेगी तो वो सूक्ष्म जीव जो उसके पाँव में चिपका हुआ है वो रोटी पर आ जाएगा, और वो रोटी हम खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। तो मक्खी क्या है? एक रोगवाहक है जो रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। फिर मादा एनोफिलीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मादा एनोफिलीज क्या करती है? रोगाणु को हमारे शरीर में प्रविष्ट कर सकती है। फिर मादा एडीज, इन दोनों के बारे में अब मैं आगे बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है रोगवाहक, यानी जो बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। फिर है रोगाणु, यानी जिनसे हमें बीमारियाँ फैलती है। फिर है रोग, कौन सा रोग होगा? जैसे मादा एनोफिलीज, ये जो मच्छर होता है ना,
वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर में डाल देती है। यानी कहीं से इसके पास प्लाज्मोडियम आ जाता है और जब ये मच्छर हमारे शरीर में बैठकर इसका डंक हमारे शरीर में जाता है तो ये साथ में प्लाज्मोडियम भी चला जाता है, जिसके कारण मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है। फिर मादा एडीज, तो ये क्या करता है, जो डेंगू वायरस होता है, ये डेंगू वायरस रोगाणु उसकी डंक में होता है ना, और ये कहीं से चिपक जाता है उसके पास में, और वो हमारे शरीर में जब उसका डंक जाता है तो हमें डेंगू रोग हो सकता है। घरेलू मक्खी, संदूषित जल, भोजन, वायु, यानी कहीं से भी ये मक्खी उड़कर आ जाती है और जब हम इस खाना या कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो हमें पेट दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि जो खाना होता है उसको ढक कर रखना चाहिए, है ना, और जहाँ मक्खियाँ होती है कोशिश करो उन मक्खियों से आप दूर रहो। अब देखो अगला पॉइंट है डेंगू व मलेरिया की रोकथाम। यानी जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए या फिर मलेरिया हो जाए तो उनकी क्या रोकथाम, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो पहला बिंदु है, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। यानी कि हम जानते हैं कि बहता हुआ पानी निर्मल होता है, लेकिन पड़ा हुआ पानी सड़ने लगता है। जैसे कहीं गड्ढा हो गया और वहाँ पर पानी पड़ा है तो उस गड्ढे में वो पानी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, और सड़ने के कारण क्या होगा कि वहाँ पर मच्छर भिन भिनाने लगेंगे। उसके ऊपर जब मच्छर भिन भिनाने लगेंगे तब डेंगू और मलेरिया होने का खतरा रहेगा। इसलिए हमें कभी भी पानी जहाँ पर रुका है वो रुका नहीं रहने देना चाहिए। दूसरा, कूलर में पड़ा पानी निरंतर बदलते रहना चाहिए। हम जानते हैं कि जब हम कूलर चलाते हैं तो हमें ठंडी हवा आती है, लेकिन कूलर में पानी ज़्यादा दिन तक पड़ा रहा तो उसमें भी मच्छर आने लग जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम पानी का यूज नहीं कर रहे हैं तो उस पानी को कूलर से निकाल देना चाहिए। तीसरा है, आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, तो आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे तो वहाँ मच्छर नहीं आएंगे, इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। फिर देखो यहाँ पर एक टेबल है आपकी बुक में, जहाँ यहाँ पर है मानव रोग, यानी कौन कौन से रोग है जो मनुष्य को होते हैं। फिर रोग कारक किसकी वजह से होते हैं, संचरण वो कैसे फैलते हैं, और बचाने के उपाय हमसे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली बीमारी जो है वो है क्षय। क्षय एक रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है। ये वायु के द्वारा संचरण होता है। इसका संचरण कैसे होता है, वायु से, है ना। जहाँ अशुद्ध वायु है, जहाँ पर्यावरण प्रदूषण है, तो वहाँ पर क्षय होने की, ये टीबी रोग होने की संभावना है। अब इसका बचाव कैसे होगा, चिकन पॉक्स का बचाव कैसे होगा, पोलियो का, तीनों रोगों का बचाव के लिए क्या है, उचित समय पर टीकाकरण कराना, रोगी को अलग रहने देना और अलग खाने की सलाह देना कि भाई रोगी को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखो, उसको अच्छा खाने को दो, लेकिन खाना कभी साथ बैठकर नहीं खाना चाहिए, उसको अलग खाने के लिए कहना चाहिए और उसका टीकाकरण कराना चाहिए। दूसरी बीमारी है चिकन पॉक्स। ये वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैलता है। ये वायु या फिर किसी के संपर्क में आते हैं तो चिकन पॉक्स होता है ना। इसके भी बचाव यही है। फिर पोलियो, पोलियो भी वायरस यानी कि विषाणु से फैलता है और ये वायु और जल दोनों के माध्यम से फैल सकता है। फिर देखो अगली बीमारी जो है वो है हैजा और टाइफाइड। तो ये दोनों जीवाणु के द्वारा होता है। जल भोजन या फिर जल से ये है इनका फैलाव होता है। इनके जो बचाव है वो है टीकाकरण, स्वच्छता और पका हुआ भोजन करना। ठीक है। फिर इसके बाद जो बीमारियाँ वो है हेपेटाइटिस ए, मलेरिया। तो हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा, और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। ये जो हेपेटाइटिस ए है वो जल के माध्यम से फैलता है, मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है। और इनके जो बचाव के उपाय हैं, यानी हेपेटाइटिस ए का बचाव करना है तो इसके लिए हमें टीकाकरण कराना चाहिए। फिर यहाँ पर उबले हुए पेयजल का प्रयोग करें, यानी कि पानी उबाल कर पीना चाहिए। किसके लिए, हेपेटाइटिस ए के लिए। फिर मलेरिया अगर रोग है तो इसके बचाव क्या है, मच्छरदानी का उपयोग करें और कीटनाशक का छिड़काव करें। यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा मच्छर हो तो वहाँ पर आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और कीटनाशक एक रसायन पदार्थ होता है जिसका छिड़काव करने पर मच्छर मर जाते हैं और वहाँ मच्छर नहीं आते, तो कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला पॉइंट है जीवाणुओं में रोग कारक जीवाणु, यानी कि जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, यानी जितने भी प्रकार के जंतु हैं उनमें ये जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सूक्ष्म जीव
जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स रोग। ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है। ये मनुष्यों में भी हो सकता है और ये मवेशियों में भी होता है ना। मवेशीय जंतु जो होते हैं उनमें भी होता है। फिर गाय में खुर रोग, ये भी बहुत भयानक रोग है जो गायों में होता है। फिर मुंह का रोग, है ना। ये सब खतरनाक बीमारियां हैं जो जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। तो देखो, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, सेब आदि पौधों में रोग फैलाते हैं। अब कौन कौन से रोग फैलाते हैं वो पढ़ते हैं। तो देखो, इस सारणी में यहाँ पर है पादप रोग, फिर है सूक्ष्म जीव यानी कि किन से ये रोग होते हैं, फिर संचरण का तरीका यानी ये कैसे फैलते हैं। तो सबसे पहले देखो, नींबू का कैंकर रोग। तो ये रोग जीवाणु के कारण होता है और ये वायु से फैलता है। फिर है गेहूं का रस्ट रोग, ये कवक के द्वारा होता है और ये वायु और बीज के द्वारा फैलता है। ये याद रखना, वायु और बीज के द्वारा फैलता है। फिर भिंडी का पीत रोग, यह वायरस यानी कि विषाणु द्वारा होता है और ये कैसे फैलता है, कीट के द्वारा फैलता है। ठीक है। अगला पॉइंट है खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन क्या होता है, तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त यानी कि जहरीला कर देते हैं, जहरीला, जहर जैसा बना देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, खाद्य विषाक्तन कहते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, जिसे खाद्य विषाक्तन कहते हैं। फूड पॉइजनिंग, है ना, जिसके कारण खाना जहर बन जाता है और उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। जैसे कोई खाना है, ठीक है, और उस खाने को क्या हुआ कि एक सूक्ष्म जीव के कारण वो संदूषित हो गया। जैसे कहीं मक्खी बैठी और मक्खी मक्खी कहीं कचरे में बैठ गई और वहाँ से कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव जो है वो भोजन में हमारे ऊपर बैठकर उसने छोड़ दिया, जिसके कारण हमारा खाना जो है संदूषित यानी कि जहरीला हो गया। अब उस खाने को कोई व्यक्ति खाएगा तो उसके मरने जैसे चांस हो सकते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। तो इसको हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं। अब है खाद्य परिरक्षण। परिरक्षण यानी हम खाद्य को विषाक्त होने से कैसे बचा सकते हैं, उसको कहते हैं खाद्य परिरक्षण। तो भोजन को संदूषित करने वाले सूक्ष्म जीवों से बचाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखो, खाद्य परिरक्षण के तरीके, यानी ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम भोजन को उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनका परिरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रासायनिक उपाय। बाजार में बहुत से रासायनिक पदार्थ मिलते हैं, बहुत से ऐसे पाउडर मिलते हैं जिनको अगर हम अलग अलग खाद्य पदार्थ के अंदर डालते हैं तो उनमें जो हानिकारक जीव, हानिकारक जीवाणु जो बहुत हानिकारक होता है हमारे लिए, उनकी वृद्धि को रोक सकता है। कौन? ये रासायनिक पदार्थ। तो रासायनिक उपाय में जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैंने, अचार में सोडियम बेंजोएट, ये एक रासायनिक पदार्थ है, ये मिलाते हैं तो अचार हमारा खराब नहीं होता है। फिर दूसरा है नमक। देखो, नमक भी क्या है, खाद्य परिरक्षण है। कैसे है, तो देखो, आम, आंवला, मछली, इनमें नमक मिलाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा समय तक जो है हमारे खराब नहीं होते हैं। चीनी भी हमारा खाद्य परिरक्षण है। ये जैम है, जेली है, स्क्वैश है आदि में चीनी मिलाते हैं। ये स्क्वैश जो है वो एक अलग प्रकार का फूड है जो विदेशों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है ना। तो इन सभी में, जेली तो आप जानते हैं, जैम भी जानते हो, इनमें चीनी मिलाते हैं जिससे ये क्या है, इनमें खाद्य विषाक्तन नहीं होता, ये भोजन जहरीले नहीं बनते, क्योंकि ये जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। कौन? चीनी। ठीक है। फिर तेल एवं सिरका। तो आप जानते हैं अचार में तेल डालते हैं, है ना, जिसके कारण अचार खराब नहीं होता है। सिरका भी डालते हैं। फिर है गर्म तथा ठंडा करके। किसी भी चीज़ को, जैसे द्रव है, पानी है, दूध है, उनको गर्म करके हम ठंडा करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी खराब नहीं होती। जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि रुक जाती है। यहाँ लिखा है 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड गर्म करके फिर ठंडा करना, है ना। फिर भंडारण एवं पैकिंग। हम जानते हैं कि यहाँ पर 5 रुपये की चिप्स मिलती है, सब जगह मिलती है 5 रुपये की चिप्स। तो उसमें आप देखना उसकी पैकिंग कैसे होती है, उसमें हवा भरी हुई होती है। एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो पदार्थ खराब नहीं होता है ना। तो ऐसी गैस भर के जो है उनकी पैकिंग की जाती है। तो भंडारण और पैकिंग भी क्या है, खाद्य परिरक्षण का एक तरीका है। फिर है पाश्चरीकरण। अब देखो, ये पाश्चरीकरण क्या होता है इसको समझना। दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके एकाएक ठंडा कर थैलियों में पैक करना पाश्चरीकरण कहलाता है। आप देखते हैं दुकानों में दूध की थैलियाँ मिलती हैं, तो उन थैलियों को क्या करते हैं, 70 डिग्री पर गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड तक,
फिर एकाएक उसको ठंडा करके थैली में पैक करते हैं, जिससे उसमें जो भी हानिकारक जीवाणु हैं वो मर जाते हैं और उनकी वृद्धि नहीं होती है। इस क्रिया को हम पाश्चरीकरण कहते हैं। ऐसा करने से हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है नाइट्रोजन चक्र, यानी कि हमने अभी पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों से कुछ लाभ होता है तो कुछ हानियां होती है, तो हमने लाभ भी पढ़ दिया और हानि भी पढ़ दी। अब ये जो टॉपिक है वो एक अलग टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसको ठीक से समझना। नाइट्रोजन चक्र, देखो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है जो सभी सजीवों के लिए आवश्यक घटक है, यानी कि चाहे मनुष्य हो, जंतु हो, पेड़ पौधे हो, उन सभी को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इसलिए एक आवश्यक घटक है। यह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन आदि में पाया जाता है, यानी चाहे आप ये प्रोटीन लो, न्यूक्लिक अम्ल लो, विटामिन लो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इन सभी में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर रखने के चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन चक्र की परिभाषा होगी, यानी कि वायु में जो ये 78% नाइट्रोजन है वो एक स्थिर है, वायुमंडल में क्या है, स्थिर है। अब उस स्थिर क्यों है, तो इसके लिए एक चक्र चलता है पूरा, उसी चक्र को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है उसका चक्र जो है वो दो तरीकों से चलता है। पहला तो है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और दूसरा होता है जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। यानी ये जो नाइट्रोजन चक्र चलता है इसको हम स्थिरीकरण भी बोलते हैं। किस कारण से ये स्थिर है, इसको हम स्थिरीकरण कहते हैं। तो एक तो ये तड़ित यानी कि जो बिजली कड़कती है उसके कारण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। एक जो हमारे यहाँ वायुमंडल में जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल है, तो उनकी वजह से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि तड़ित द्वारा कैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो देखो जैसे वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन आपकी कहाँ है, वायुमंडल में। लेकिन इस नाइट्रोजन का उपयोग सीधे पेड़ पौधे नहीं करते, ये मैंने बताया था आपको। तो इस नाइट्रोजन का उपयोग कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर वायु में है ना, जैसे मान लो ये आपका हो गया बादल, ठीक है, ये बादल हो गया और यहाँ पर सब जगह क्या है, नाइट्रोजन है। पूरे वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। अब यहाँ से क्या हुआ, बिजली कड़की, तो बिजली कड़कने से क्या हुआ, जो नाइट्रोजन इस बिजली कड़कने के संपर्क में आया तो वो नाइट्रोजन यौगिक में बदल गया, नाइट्रोजन गैस से किस में बदल गया, नाइट्रोजन यौगिक में बदल गया। ठीक है, इसको आप 10th में समझोगे ये नाइट्रोजन यौगिक क्या होता है। वैसे आपको इतना ध्यान रखना है, ये नाइट्रोजन गैस इस बिजली के कारण, बिजली कड़कने के कारण नाइट्रोजन यौगिक में बदल गया। फिर क्या होता है, बरसात होती है, तो ये बरसात के साथ नाइट्रोजन यौगिक जितने भी होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, तड़ित हुआ, जिसके कारण नाइट्रोजन नाइट्रोजन यौगिक में बदल गया। ये बरसात के कारण कहाँ चला गया, मिट्टी में, है ना, बरसात में घुलकर मिट्टी में मिल गया। फिर यहाँ पर जो मिट्टी में क्या थी, हमारी फसल थी, मिट्टी में क्या थी, फसल थी, मिट्टी में पेड़ पौधे थे, है ना। तो ये इस मिट्टी में जो नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन तो ग्रहण नहीं करते पौधे, लेकिन नाइट्रोजन यौगिक ग्रहण जरूर करते हैं, है ना। तो ये जो मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक घुल गया वो कहाँ चला गया, पेड़ पौधों के अंदर चला गया, पेड़ पौधों ने इसको अवशोषित कर दिया, है ना। और नाइट्रोजन यौगिक को इसने अवशोषित कर दिया, मतलब पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिल गई। फिर आगे क्या हुआ, तो पौधों द्वारा अवशोषण हुआ। फिर क्या हुआ, इस पौधों को किसने खाया, फसल, जो भी पौधे मतलब फसल जो है, खेत में फसल उगती है, उस फसल को कौन खाता है, मनुष्य खाता है या फिर जंतु खाते हैं। ठीक है, मनुष्य खाते हैं या फिर जंतु खाते हैं। तो फिर ये मनुष्य या जंतु क्या करते हैं, उत्सर्जन। भाई कुछ खाओगे तो कुछ छोड़ोगे भी ना, है ना। जैसे गाय चारा खाती है तो वो क्या, गोबर छोड़ती है, तो इसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो ये जो जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, या फिर वो मृत यानी कि मर जाएंगे। तो जो उत्सर्जन करेंगे तो उत्सर्जन के समय वापस नाइट्रोजन गैस बनेगी, यानी उत्सर्जन में क्या होता है, नाइट्रोजन यौगिक वापस नाइट्रोजन गैस में बदल जाते हैं। और जब कोई मर जाता है, जैसे कोई जंतु मर गया, पेड़ पौधे मर गए, तो उसका सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। और जब अपघटन करते हैं उस समय भी नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो उत्सर्जन या मृत्यु होने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, जो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देती है। यानी यहाँ पर भी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल जाते हैं और ये वापस वायुमंडल में चली जाती है।
तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है, इसी को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो किसके कारण हुआ, तड़ित के कारण हुआ। अब हम जीवाणु कैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो समझेंगे। तो देखो यहाँ वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन मिट्टी में घुली हुई होती है ना। तो मिट्टी में ये जो नाइट्रोजन घुली हुई होती है, इस नाइट्रोजन को कौन अवशोषित करता है, जीवाणु, राइजोबियम। मैंने आपको बताया था ना, एक जीवाणु होता है राइजोबियम, ये राइजोबियम इस नाइट्रोजन को खाता है। तो जब वो नाइट्रोजन को खाएगा तो कुछ ना कुछ छोड़ेगा, तो जो पदार्थ वो छोड़ेगा वो नाइट्रोजन यौगिक के रूप में छोड़ेगा। किस रूप में छोड़ेगा, नाइट्रोजन यौगिक के रूप में। तो यहाँ पर जीवाणु ने क्या किया, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल दिया। फिर ये नाइट्रोजन यौगिक जो है मिट्टी में घुल जाएगा और मिट्टी से वो पौधे में ग्रहण कर दिया जाएगा, क्योंकि पौधा नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकता लेकिन नाइट्रोजन यौगिक जरूर ग्रहण कर सकता है। फिर पौधे से वो कहाँ जाएगा, पौधों को जंतु ग्रहण करेंगे, मनुष्य ग्रहण करेंगे, है ना। फिर उनका क्या करेंगे, उत्सर्जन, और मृत पौधों का अपघटन होगा। उत्सर्जन होगा तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी तो वायुमंडल में चली जाएगी। फिर अगर कोई पेड़ पौधे मर गया या फिर कोई जंतु मर गया तो उसका अपघटन कौन करेगा, जीवाणु करेगा। जब अपघटन करेगा तो वापस नाइट्रोजन यौगिक किस में बदल जाएगा, नाइट्रोजन में बदल जाएगा। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन चक्र चलता रहेगा। समझ आया। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका पार्ट खत्म हुआ। अब आपको ये बताना है मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।